डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स हेमेटोलॉजी एंड इम्यून सिस्टम पार्ट 2 फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आप अपने सुझाव, आपकी क्वेरीज हमें अपने व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे भेज सकते हैं। प्यारे साथियों, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जाएं भाड़ में। आपको अपनी मंजिल पानी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको अपने मन की ठान के करनी है। लोगों से, दुनिया से क्या हमें लेना देना। लेट्स नाउ स्टार्ट रैपिड रिवीजन पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। ऑप्शन नंबर 1 इन point number 1, in late stage of multiple myeloma, platelets and white blood cells count are reduced as the bone marrow is infiltrated by malignant plasma cells. मल्टीपल माइलोमा के लेटेस्ट स्टेज में प्लेटलेट WBC कम होती जाती हैं। क्योंकि जो बोन मेरो होती है, सपोज ये बोन मेरो है, बोन मेरो के अंदर जो मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स हैं वो फिल हो जाती हैं, तो उस बोन मेरो के अंदर प्लेटलेट्स और WBC प्रोडक्शन के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम डेवलप हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी T cells respond directly to antigens. For antigens क्या होते हैं? Foreign substances such as bacteria or toxins that induce antibody formation. Cell mediated immunity T सेल के द्वारा प्रदान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन बन के आता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल से होती है? T सेल से, जो कि एंटीजन के अगेंस्ट डायरेक्ट रेस्पॉन्स देती हैं। किसके अगेंस्ट? एंटीजन के। अब क्वेश्चन ये है कि एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फॉरेन सबस्टांसेस होते हैं। वो फॉरेन सबस्टांसेस जैसे बैक्टीरिया टॉक्सिन्स दैट इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स, फॉरेन सबस्टांसेस जो बॉडी के अंदर बाहर से इंसर्ट होते हैं, जो बॉडी को उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए प्रेरित करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल से होती है? T सेल से। जो T सेल क्या करती हैं? डायरेक्ट एंटीजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देती हैं। एंटीजन क्या होता है? वो फॉरेन सबस्टांसेस, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल्स सच एज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स थ्रू सीक्रेशन ऑफ लिम्फोकाइनिन्स, लिम्फ प्रोटीन्स। क्या करती हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर जो टारगेट सेल्स होती है जैसे वायरस या बैक्टीरिया, उनका डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या नष्ट करना उनको, या जो भी कैंसर सेल्स होती हैं, किसके द्वारा? लिम्फोकाइनिन्स, जो लिम्फ के अंदर लिम्फ प्रोटीन होता है या लिम्फोकाइनिस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, जो कहां से? T सेल से निकलता है। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, डिलेड इम्यून रेस्पॉन्स दैट फाइट डिजीज। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एग्जांपल है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन, भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एग्जांपल है। किसी भी डिजीज के अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स डिले होना भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एग्जांपल है। अबाउट 80% ऑफ ब्लड सेल्स आर T सेल्स। 80% ब्लड सेल्स T सेल्स होती हैं। T सेल्स प्रोबब्ली ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मेरो। जितने भी ब्लड सेल्स हैं सबका ओरिजिनेशन मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, स्टेम सेल से होता है। कहां पे होता है? बोन मेरो के अंदर, मेनली रेड बोन मेरो। The thymus gland control their maturity and in the process a large number of antigen specific cell are produced. T cells का प्रोडक्शन कंट्रोल कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। T4T कैसे याद रख सकते हैं? T4T, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। T सेल्स का प्रोडक्शन जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका प्रोडक्शन स्टेम सेल के द्वारा बोन मेरो में होता है। थाइमस ग्लैंड उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल और उसकी मैच्योरिटी को कंट्रोल करती है।
देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है एक किलर सेल, हेल्पर एंड सप्रेसर टी सेल्स। किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल्स। फर्स्ट है किलर टी सेल बाइंड टू द सरफेस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स, disrupt the membrane and destroy it by altering its internal environment। किलर जैसे नाम किलर टी सेल, किलर क्या करेगा? किल करेगा, मारने का काम करेगा। जैसे ही क्या है, बाइंड टू द सरफेस ऑफ इन्वेडिंग सेल, सेल जो या वायरस या बैक्टीरिया होता है वो अपनी सेल को बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद उस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा और डिस्ट्रॉय द, उसके अंदर फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर लेके उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज कर देगा ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। किलर का मतलब है किल करने का। किल करने का तरीका क्या है? इन्वेडिंग सेल्स को सरफेस पे बाइंड करेगा, डिस्टर्ब करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। किसके द्वारा? इंटरनल एनवायरनमेंट की फिजियोलॉजी चेंज करेगा। नेक्स्ट है टी हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स स्टिमुलेट बी सेल्स टू मैच्योर इनटू प्लाज्मा सेल्स which begin to synthesize and secrete immunoglobulin। हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं? जो कि बी सेल को, बॉडी की बी सेल को स्टिमुलेट करती हैं। क्या काम फंक्शन है इनका? स्टिमुलेट बी सेल्स टू मैच्योर इन प्लाज्मा सेल्स, जो कि बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में मैच्योर करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। विच बिगेन टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, जो कि हेल्पर टी सेल्स सिंथेसाइज और इम्यूनोग्लोबिन का सीक्रेशन करती है। इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं विच नॉन एंटीबॉडी एक्टिविटी, प्रोटीन विथ नॉन, जिसकी एंटीबॉडी एक्टिविटी नॉन होती है। हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं मेच्योर प्लाज्मा सेल्स के अंदर मैच्योर होने के लिए, विच जो कि सिंथेसाइज एंड सीक्रेट इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन को सिंथेसाइज और सीक्रेट कराने में हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जिनका एंटीबॉडी एक्टिविटी नोन होता है, पता होता है। नेक्स्ट है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर का मतलब दबाना, रिड्यूस द हार्मोनल रेस्पॉन्स। सप्रेसर टी सेल का फंक्शन क्या है? हार्मोनल रेस्पॉन्सेस को कम करना। बी सेल्स एक्ट इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम टी सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय एंटीजन। बी सेल्स और टी सेल्स का फंक्शन सेल्स को, एंटीजन को रिकॉग्नाइजेशन या पहचानने का तरीका डिफरेंट होता है। बी सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल और इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल्स, टी सेल्स होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल, बी सेल्स होती है ह्यूमरल और इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि ह्यूमरल इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल्स के द्वारा? देन करेक्ट आंसर क्या होगा? बी सेल्स के द्वारा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल्स के द्वारा? टी सेल्स के द्वारा। बी सेल्स ओरिजिनेट इन द बोन मेरो एंड मैच्योर इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी सेल्स का ओरिजिनेशन, उद्भव या प्रोडक्शन बोन मेरो के अंदर होता है, बाद में मेच्योर प्लाज्मा सेल्स में मेच्योर हो जाती हैं और उसके बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स दैट इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं, बॉडी को डिफेंस करते हैं। Antibodies destroy bacteria and viruses, thereby preventing them from entering host cells। Antibodies बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं तथा होस्ट सेल जिसको इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, उसमें इंटर करने से या प्रवेश करने से रोकते हैं। 5 मेजर क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 टाइप से डिवाइडेड किया गया है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इनको, इसका शॉर्ट ट्रिक है गेम डी, GAMDE, याद रखना है। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं? गेम डी, बस ये याद रख लेना। जी इम्यूनोग्लोबुलिन नाम ऐड करना है, ए वाले के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एम के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम, डी के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ई के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ई। फर्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी मेकअप 80% ऑफ प्लाज्मा एंटीबॉडीज। सबसे ज्यादा 80% प्लाज्मा एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनाता है। अपीयर इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स, सब बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है एंड
इज द मेजर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एंटीबॉडी। सबसे बड़ा मेजर एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल एंटीबॉडी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो कि नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज फाउंड इन मेनली इन बॉडी सीक्रेशंस सच एज saliva, sweat, tears, mucus, bile, colostrum, and defend against pathogen on body surfaces, especially those that enter the respiratory and GI tract. कोलेस्ट्रोम के अंदर सबसे बार बार क्वेश्चन रिपीटेड इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कोलेस्ट्रोम के अंदर कौन से टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। जितने भी बॉडी सीक्रेशंस हैं, बॉडी फ्लूइड के अंदर, ध्यान देना, बॉडी फ्लूइड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रेजेंट रहता है, बॉडी सीक्रेशंस के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट रहता है, जो कि बॉडी के अंदर जैसे सरफेस की, बॉडी सरफेसेस के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन बॉडीज इंटर होते, पैथोजेंस इंटर करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी लंग्स में इंटर कर रहा है, जीआई ट्रैक्ट, म्यूकस या उस पे इंटर कर रहा है, तो वहीं पे उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन एम इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स। सबसे पहले जैसे ही कोई बैक्टीरिया एंटर किया या वायरस एंटर किया, इम्यूनोग्लोबुलिन एम सबसे पहले प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस इंटर होता है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन डिफेंड करता है? एम। कौन सा? एम सबसे पहले डिफेंड करता है। इज टू लार्ज टू इजी क्रॉस मेम्ब्रेन एंड इज यूजुअली प्रेजेंट ओनली इन वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट की प्रेजेंट होता है? जैसे ही वायरस से बैक्टीरिया अटैक करता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम को हम जैसे बॉर्डर सर्विस, बॉर्डर डिफेंस होता है, जैसे बीएसएफ होता है, वैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन एम बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। जैसे ही कोई आतंकवादी आया, उसको पता लगा, सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इम्यूनोग्लोबुलिन डी कहां प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा के अंदर। इज इजीली ब्रेक डाउन इन द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स एंड इज मेनली एज एंटीजन रिसेप्टर। इम्यूनोग्लोबुलिन डी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है एंड प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। किसकी? बी सेल्स की सरफेस के ऊपर, और मेनली एंटीजन रिसेप्टर, मेनली एज एन एंटीजन रिसेप्टर के रूप में होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज द एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। इम्यूनोग्लोबुलिन ई वो एंटीबॉडी है जो कि जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ बॉडी के अंदर, जैसे कैसे, दैट डेवलप विद इन मिनट टू एक्सपोज टू एन एंटीजन, कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनटों में एक्टिवेट हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए। जैसे किसी ने मधुमक्खी ने काटा, तो सबसे पहले कौन सा एक्टिवेट होगा? एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है उससे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ, तो कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन ई एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसी को मधुमक्खी ने काटा तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होगा? ई। नेक्स्ट है इम्यून फंक्शन डिक्लाइन विद एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती है, इम्यून फंक्शंस कम होते जाते हैं, इम्यूनिटी बॉडी की डिक्लाइन या डिक्रीज होती जाती है। Diminished immune function in the elderly can interfere with the antibody to fight infection. जैसे जैसे एज बढ़ने के साथ इम्यून फंक्शन कम होते हैं, तो बॉडी की जो इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है फाइट टू इन्फेक्शन, दैट वो भी डिक्रीज होती जाती है, या दैट इज डिक्रीज टू फाइट द इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन कैन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर आर नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स टू डिटेक्टेड एंटीजन। इन्फ्लामेशन और बॉडी का तापमान बढ़ना किसी भी एंटीजन के प्रति नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स है। एलर्जीज क्या होते हैं? एलर्जीज आर हाइटेंड रेस्पॉन्सेस टू एंटीजन। किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हाई रेस्पॉन्स, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हाई रेस्पॉन्स को एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी क्या है?
किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट बहुत ही हाई लेवल का रेस्पॉन्स एलर्जी है। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स इज वन इन विच द इम्यून सिस्टम फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बॉडीज ओन टिश्यू रिजल्टिंग इन डिजीज। एंटीबॉडी रेस्पॉन्स वो रेस्पॉन्स होता है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है बॉडी के खुद के टिश्यूज के अंदर, रिजल्टिंग इन डिजीज। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब ऑटो का मतलब होता है खुद का, ऑटो का मतलब सेल्फ, इम्यून का मतलब डिफेंस। तो बॉडी का जो भी एंटीबॉडीज है खुद के टिश्यूज के अगेंस्ट क्या कर लेगा, इम्यूनिटी बना लेगा, मतलब अपने को ही काटने लग जाता है, मतलब अपने को ही नुकसान, जैसे खुद का भाई खुद को ही नुकसान करने लग जाता है। सेम कंडीशन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर बॉडीज का एंटीबॉडीज जो बना है वो उसके टिश्यूज को नष्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन सी सेल्स के द्वारा होता है, बी सेल्स के द्वारा। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स। Genetic and environmental have not been shown to be factors in acquired immune deficiency. Acquired immune deficiency के अंदर जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई भी रोल नहीं होता। दैट जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आज नॉट शो। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी के अंदर दिखाई नहीं देते, मतलब एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी के अंदर जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर हैव नो एनी रोल। Negative human immunodeficiency virus antibody test means that HIV antibodies were not in the client's blood. At the time the test was performed, if antibodies to HIV are present, the test result is positive. यदि किसी क्लाइंट का जिसका HIV एंटीबॉडीज टेस्ट किया तो HIV एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है, उसका मीन्स क्या, उसका मतलब क्या है कि क्लाइंट के अंदर HIV, क्लाइंट के ब्लड के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट नहीं है। इफ एंटीबॉडीज टू HIV आर प्रेजेंट, यदि HIV की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो क्लाइंट इज HIV पॉजिटिव या ही हैव एड्स डिजीज। एंटीबॉडीज टू एड्स कब बोलेंगे, जो HIV इन्फेक्शन के बाद उसका सेल्स, नॉर्मल सेल्स CD4 सेल्स 200 सेल्स से कम हो जाए, दैट दिस वन इज डायग्नोज एज एड्स। यदि पॉजिटिव है तब तक उसको एड्स नहीं डिफाइन करेंगे, दिस वन इज द इन्फेक्टेड विद HIV पॉजिटिव। एंटीबॉडीज टू ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में टेक 3 weeks to 6 weeks और longer to develop। HIV वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने में 3 वीक से लेकर 6 महीने तक या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। इस समय को हम विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, किस पीरियड के नाम से जानते हैं, HIV इन्फेक्शन होने से पहले से लेकर बॉडी के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस होने तक की कंडीशन को हम उस टाइम ड्यूरेशन को विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं, जो टाइम कितना होता है 3 वीक से 6 वीक। इंसिडेंस रेट क्या होती है, इंसिडेंस रेट इज द रेपिडिटी विद विच इंडिविजुअल विदाउट ए डिजीज कॉन्टेक्ट इट। बिना किसी डिजीज के, डिजीज डायग्नोस होने से लेके इंडिविजुअल उसको किसी स्पेसिफिक टाइम के दौरान डिजीज होने की संभावनाएं ही इंसिडेंस रेट होता है। किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, सपोज ये पॉपुलेशन है, इसके अंदर एक कुछ निश्चित समय, जैसे 1 महीना ले लिया, 1 महीने के अंदर जो डिजीज होने की या इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं, दैट इज नोन एज इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट इज द प्रेडिटी, होने की संभावना है, अवेलेबिलिटी विद विच इंडिविजुअल विदाउट ए डिजीज कॉन्टेक्ट, मतलब बिना डिजीज के कॉन्टेक्ट में आए ही उस कम्युनिटी या एरिया के अंदर उस पॉपुलेशन या उन लोगों को डिजीज होने की संभावना इंसिडेंस रेट है। इंसिडेंस रेट क्या है, इंसिडेंस रेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग डिजीज इन ए पॉपुलेशन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। नेक्स्ट is survival is the proportion of individual affected by disease who live for particular length of time। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये इतने लोग 100 लोग इन्फेक्टेड हुए, उनमें से कितने लोग डिजीज होने के बाद जीवित रहे, उनका प्रोपोर्शन ही सर्वाइवल कहलाता है। सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करना का बेसिक मीन है जीवित होना। तो हम कम्युनिटी मेडिकल टर्म में कैसे यूज करेंगे कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन या जितने लोग, सपोज कोरोना से 1 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए कोविड-19 से, उनमें से कितने लोग जीवित बचे, कितने ठीक हो गए, उसका प्रोपोर्शन ही उसका सर्वाइवल रेट है। एक जो हम एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर 1 महीने के अंदर 10 लोग इन्फेक्टेड हुए, उनके अंदर से 2 लोग एक्सपायर हो गए, तो उनका सर्वाइवल कितना हो गया? 8। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट ए डिजीज हु डेवलप द डिजीज विद इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। किसी निश्चित समय के अंदर, जैसे एक गांव के अंदर 100 लोग थे, उस 100 लोगों में से 80 लोग कोविड पॉजिटिव हुए, तो निश्चित समय के अंदर 20 लोग क्या थे? रिस्क पे थे। बचे हुए 20 लोग क्या थे? रिस्क पे थे। जो रिस्क का मतलब है कि इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड डेवलप ए डिजीज, तो डिजीज होने का प्रोपोर्शन है किसी भी इंडिविजुअल को, वही उसका रिस्क है, लेकिन उनको डिजीज हुआ नहीं है। नेक्स्ट है इन कम्युनिटी हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज परविलेंस। अब नेक्स्ट टर्म है परविलेंस। परविलेंस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय ए पर्टिकुलर डिजीज एट ए स्पेसिफिक टाइम। परविलेंस क्या है? किसी निश्चित समय के अंदर कितने लोगों को डिजीज हो गया, कितने लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए, वो उसका क्या है? परविलेंस है। कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय एक पर्टिकुलर डिजीज इन ए स्पेसिफिक टाइम, किसी निश्चित समय के अंदर, सपोज 1 महीने के अंदर कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए, दैट इज परविलेंस। नेक्स्ट है द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक रिकमेंड दैट ब्लड और ब्लड कंपोनेंट शुड बी ट्रांसफर्ड विद इन 4 आवर्स। ब्लड और ब्लड के जितने भी कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट मतलब जैसे प्लाज्मा, FFP, वो है, उनका ट्रांसफ्यूजन कितने समय के अंदर करना चाहिए? 4 घंटे के अंदर अंदर उनका ट्रांसफ्यूजन हो जाना चाहिए। यदि 4 घंटे से ऊपर का टाइम है, दैट मीन्स दीज आर वेस्टेड, तो उनका वेस्ट हो गया है, वो कोई यूजफुल नहीं है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन स्टिपुलेट दैट ए हेल्थ केयर वर्कर हु एंटिसिपेट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द क्लाइंट ब्लड और बॉडी फ्लूइड मस्ट वियर ग्लव्स। यदि कोई बॉडी फ्लूइड या ब्लड है, तो उसके बॉडी या फ्लूइड, उसके लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या काम में लेना है? हेल्थ केयर वर्कर को ग्लव्स यूज करना है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि एक HIV पॉजिटिव क्लाइंट था, उसके अंदर उसका ब्लड से कांटेक्ट आ गया, तो कौन सा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन काम में लेंगे? ग्लव्स। हमेशा बॉडी और ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ओनली फॉर यूज ऑफ ग्लव्स। नेक्स्ट है इन एप्लास्टिक एनीमिया the diagnostic finding are decreased level of all the cellular element of the blood। एप्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया का प्रकार है जिसके अंदर सारी ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। उस कंडीशन को हम पेनसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। अब समझना बात को, पेन का मतलब है, वर्ड जहां पे भी आए, पेन का मतलब है संपूर्ण, साइटो मतलब सेल्स, पीनिया का मतलब कमी। एप्लास्टिक एनीमिया का वो प्रकार जिसके अंदर पेनसाइटोपिनिया होता है। पेनसाइटोपिनिया टर्म का मतलब क्या है? क्लियर है? पेन का मतलब संपूर्ण, साइटो का मतलब सेल्स, पीनिया का मतलब कमी। संपूर्ण जितनी भी ब्लड सेल्स के प्रकार हैं, वो उनका लेवल कम हो जाता है। दिस वन इज नोन एज एप्लास्टिक एनीमिया। Red Sternberg cells and lymph node enlargement occur with Hodgkin disease। Hodgkin disease का मोस्ट कॉमन आइडेंटिक सिम्टम क्या है? रीड स्टीनबर्ग सेल्स। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? रीड स्टीनबर्ग सेल्स। और लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं। सबसे पहले कौन सा लिम्फ नोड इनलार्ज होता है? सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज होता है। Decreased level of white blood cells, red blood cells and platelets are consist in the diagnosis of a client with aplastic anemia। aplastic anemia के अंदर WBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स
का लेवल कम होता जाता है कंसिस्ट रूप से, लगातार रूप से। 2 people with the beta thalassemia trait have a 25% chance of having a child with thalassemia major, a potentially life-threatening disease। यदि 2 लोगों के अंदर थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के ट्रेट्स लक्षण प्रेजेंट हैं तो उनके होने वाली जो संतान है उसके 25% चांस होते हैं कि उनके अंदर कौन सा थैलेसीमिया मेजर प्रेजेंट होगा, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। थैलेसीमिया मेजर क्या है? थैलेसीमिया का एक प्रकार है। थैलेसीमिया अकर प्राइमली इन पीपल ऑफ इटालियन, ग्रीक, अफ्रीकन, एशियन, मिडल ईस्टर्न, ईस्ट इंडियन एंड कैरिबियन डेसेंट्स। थैलेसीमिया इन देशों में मेनली रूप से इन देशों के लोगों में होता है। ए क्लाइंट विद सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड हिस्ट्री ऑफ सिकल सेल डिजीज। यदि कोई क्लाइंट है जिसको सिकल सेल डिजीज का हिस्ट्री है और उसको सीवियर एब्डोमेन पेन का कंप्लेन कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसको वो किसके लिए सिकल सेल क्राइसिस हो गया है, उसका सिकल सेल जो एनीमिया है वो क्राइसिस कंडीशन में। सिकल सेल क्राइसिस कब होगा? इफ ए क्लाइंट हैव द हिस्ट्री ऑफ सिकल सेल डिजीज विद सीवियर एब्डोमेन पेन, दिस वन इज द सिकल सेल क्राइसिस। Acute abdomen pain in sickle cell crisis is caused by sickling in the mesenteric circulation। एब्डोमेन पेन क्यों होता है? जो भी हीमोग्लोबिन होता है उनके HB ब्लड होता है, उसके HB के अंदर सिकलिंग होता है, जो एस शेप के अंदर हीमोग्लोबिन एस शेप की जो RBCs होती हैं एस शेप के अंदर हो जाती हैं। तो एब्डोमेन पेन क्यों होता है? जो मेजेंट्रिक सर्कुलेशन है एब्डोमेन एरिया के अंदर, जो मेजेंट्रिक सर्कुलेशन है उसके अंदर सिकलिंग होने के कारण, उसका शेप चेंज होने के कारण उसमें एब्डोमेन पेन होता है। न्यूट्रोपिनिया अकर व्हेन द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट फॉल बिलो 1000 per ml, रिफ्लेक्टिंग ए सीवियर रिस्क फॉर इन्फेक्शन। न्यूट्रोपिनिया वो कंडीशन है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स काउंट 1000 per ml से कम हो जाती है। 1000 ml per ml 1000 per ml से यदि न्यूट्रोफिल्स काउंट कम होगी तो उस कंडीशन को हम न्यूट्रोपिनिया बोलेंगे। वर्ड क्या है? न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रोफिल्स, पिनिया का मतलब कम होना। यदि ब्लड सेल्स कितनी, न्यूट्रोफिल्स कितनी होगी? 1000 से कम, रिफ्लेक्टिंग है जो कि एक सीवियर इन्फेक्शन को शो करती है। न्यूट्रोफिल्स यदि 1000 से कम हो गई तो वो क्लाइंट बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है या रिस्क के ऊपर है। हीमोफीलिया ए रिजल्ट फ्रॉम ए डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की कमी के कारण होता है। यदि किसी क्लाइंट में फैक्टर 8 की कमी है तो वो हीमोफीलिया के ए के नाम से जाना जाता है। सिकल सेल डिजीज इज कोज्ड बाय डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सिकल सेल डिजीज के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है आरबीसीज का, उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, वो एस शेप में चेंज हो जाता है। क्रिसमस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की कमी के कारण, हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की कमी के कारण हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इन डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC, disseminated intravascular coagulation, platelet and clotting factor are consumed, resulting in microthrombi and excessive bleeding। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं और क्लोटिंग फैक्टर होता है वो कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब उनका लेवल कम होता जाता है, जिसके कारण जो माइक्रोवेसल्स हैं बॉडी की उसमें थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन या माइक्रोथ्रोम्बॉय डेवलप हो जाता है। देन एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है क्योंकि प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर एक्सेसिव मात्रा में बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, जिनसे उनका लेवल, प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। मोस्ट कंसिस्टेंट लेबोरेटरी फाइंडिंग विथ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन इज लो प्लेटलेट काउंट। मोस्ट इंपोर्टेंट फाइंडिंग क्या है जो कि ये शो करेगा कि डिसेमिनेटेड मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोसिस फॉर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का क्या है? लो प्लेटलेट काउंट। इंपोर्टेंट पॉइंट है लो प्लेटलेट काउंट
मोस्ट कंसिस्टिंग लेबोरेटरी फाइंडिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोसिस है किसका, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन का। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी फॉर ल्यूकेमिया ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में अकर एज सेल डिस्ट्रक्शन रिलीज इंट्रावेस्कुलर कंपोनेंट्स रिजल्टिंग इन हाइपर यूरेसीमिया। ल्यूकेमिया जो ब्लड का एक प्रकार का कैंसर है, उसके अंदर यदि कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाता है, जिसके अंदर जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर सेल्स का डिस्ट्रक्शन होकर रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हाइपर यूरेसीमिया, जिसके कारण हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन हो जाती है। हाइपर का मतलब होता है कहीं पे भी हाइपर वर्ड हो मतलब ज्यादा, यूरिसीमिया यूरिक, देखो यूरिक निकल रहा है, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होना, दैट इज नो या इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज नोन एज हाइपर यूरिसीमिया। इसमें कंफ्यूज होता है, तो हाइपर का मतलब ज्यादा, यूरिक मतलब किसका लेवल, यूरिक एसिड का, ईमिया मीन्स ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है पीपल विद द डी एंटीजन हैव RH पॉजिटिव ब्लड टाइप। यदि किसी पर्सन के अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, P फॉर प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव है। पीपल विथ लेक ऑफ डी एंटीजन मतलब लेक का मतलब है नहीं है तो नेगेटिव, RH नेगेटिव ब्लड। इफ पीपल विद एंटी डी प्रेजेंट इज RH पॉजिटिव, पीपल विद एंटी डी नेगेटिव RH नेगेटिव। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ए पर्सन विद RH नेगेटिव ब्लड रिसीव RH नेगेटिव ब्लड। यदि कोई कैंडिडेट जिसको RH नेगेटिव है, एंटीजन जिसके अंदर डी एब्सेंट है, तो उसको कौन सा ब्लड देना है, हमें RH नेगेटिव ब्लड देना है। इफ RH पॉजिटिव ब्लड इज एडमिनिस्टर्ड टू RH नेगेटिव पर्सन, द रिसिपिएंट डेवलप एंटी RH एग्लूटिनिन। यदि किसी क्लाइंट जो कि RH नेगेटिव है, जिसके अंदर RH जो एंटीजन डी एब्सेंट है, उसको यदि हमने RH ब्लड पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो क्या हो जाएगा, आपस में रिएक्शन हो जाएगा और उसका जो रेसिपिएंट है उसके अंदर एंटी RH एग्लूटिनेंस डेवलप हो जाएंगे, जिसकी तो उसका ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन विद RH पॉजिटिव ब्लड टू एन RH नेगेटिव पर्सन मे कोज सीरियस रिएक्शन, जिसके कारण उसके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है बॉडी के अंदर सीरियस रिएक्शन हो जाएगी। जो RBCs हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनका क्लैंप मतलब जुड़ना, गुच्छा हो जाएगा और टूटना शुरू हो जाएंगे। हीमोलाइसिस का मतलब हिम का मतलब है ब्लड, लाइसिस का मतलब टूटना, हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी RH नेगेटिव पर्सन जिसके अंदर एंटी डी एंटीजन एब्सेंट है उसको RH पॉजिटिव ब्लड नहीं देना है। यदि RH नेगेटिव महिला की शादी RH पॉजिटिव पर्सन से हो जाती है तो ही सेम कंडीशन डेवलप होती है, उसकी जो फर्स्ट संतान करेक्ट नॉर्मल होती है, सेकंड जो चाइल्ड डेवलप होता है उसके अंदर उसके फीटस के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोसिस हो जाता है, उसके RBCs चाइल्ड की क्लम्पिंग और हिमोलाइसिस हो जाता है ताकि वो टूट जाती है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन किसके अंदर सबसे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया किसमें होता है, यंग चिल्ड्रंस के अंदर एंड वाइट पर्सन्स के अंदर, एंड इन अडल्ट एज 65 एंड ओल्डर, एज से पूछे तो 65 साल से ऊपर वाला, मोर कॉमन इन वाइट देन इन ब्लैक और एशियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे साथियों। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, नर्सिंग एकेडमी चैनल को। आप यूट्यूब पे जाके नर्सिंग एकेडमी चैनल सर्च करके, नर्सिंग एकेडमी नाम सर्च करके हमारे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल दबाना नहीं भूलना, ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।